अस्थमा एक ऐसा रोग है जो कि लंग से संबंधित होता है, यानी आपके फेफड़ों के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो हमारे अस्थमा की दिक्कत होने लगती है, सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। तो अगर किसी को भी अस्थमा की शिकायत है और आपका बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है तो इस पर मेरे काफ़ी सारे वीडियो है, आप उनकी रेमेडी को करेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा। आज का जो वीडियो है वह यह वीडियो है कि अस्थमा के अंदर आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं खानी चाहिए, और यह मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, इसी के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को अस्थमा है, सांस की तकलीफ है, आपके लंग से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें जानेंगे जो लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं और उनको बार बार ये इन्फेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से लंग्स और कमजोर हो जाते हैं, अस्थमा बढ़ जाता है, उन्हें इनहेलर की जरूरत पड़ती है या फिर ऑक्सीजन की भी आवश्यकता रहती है। और हम इसमें एक ऐसा उपाय भी जानेंगे जो उपाय करने के बाद 100% क्योर होने लग जाएगा, क्योंकि ये उपाय ऐसा है जो देसी है, प्राचीन है, और इसे सही ढंग से अगर किया जाए अस्थमा की बीमारी इससे बिल्कुल ठीक की जा सकती है, लेकिन परहेज के साथ में। जैसे बात करी जाए कि अस्थमा अगर किसी व्यक्ति को होता है तो वो ऐसे तो नहीं होने लगता है, यानी उन्होंने कोई ऐसी डाइट ली होती है या फिर बचपन में उनको निमोनिया हो चुका है, बार बार उनको एलर्जी हुई है, जिसके कारण उनके पहले लंग्स कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ पड़ती है, और यही सांस की तकलीफ आगे बढ़ करके नाक में से आप सांस नहीं ले पाते, जिसके कारण मुंह से सांस लेनी पड़ती है, या फिर ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सांस ले ही नहीं पाते, तो आपको फिर इनहेलर लेने की आवश्यकता होती है। जैसे ज्यादा सर्दियां बढ़ जाएगी तो आप सांस लेने में दिक्कत महसूस करेंगे, सीढ़ी चढ़नी होगी तो आप सांस लेने में दिक्कत महसूस करेंगे, कोई सा काम अगर आपने कर लिया ज्यादा लंबे समय तक तो आपको सांस चढ़ने लग जाएगा, तो इसे अस्थमा बोलते हैं। अब इस अस्थमा को ऐसे तो नहीं समझना है यानी आपने ऐसी कोई डाइट ली है, ऐसा आपको कोई रोग हुआ है जिसके कारण ये अस्थमा हुआ है, लेकिन इसे क्योर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसे नेचुरली पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सी चीजें ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो चिकनी चीजें अगर कोई व्यक्ति ज्यादा खाता है, जैसे आपको दिक्कत हो तो चुकी है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि मौसम बदलता है या फिर सर्दियां आती है, ऐसे लगता है कि ठंड बहुत ज्यादा है, तो आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपको चिकनी चीजें नहीं खानी है। चिकनी चीजें का मतलब यह है कि कोई सी भी तली हुई चीज नहीं खानी है, कोई भी फ्राई पैकेट वाली चीज नहीं खानी है। जैसे आप तला भुना खाएंगे, गरम मसाले खाएंगे तो आपको ये दिक्कत ज्यादा होगी, सांस ज्यादा चढ़ने लग जाएगी, अस्थमा बढ़ जाएगा। ऐसे ही आपको ठंडी चीजें नहीं खानी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेना है, ठंडा पेय पदार्थ आपको कोई सा ही नहीं लेना है, आइसक्रीम हो गई या फिर फ्रिज का रखा हुआ पानी हो गया, इस तरह की चीजें भी नहीं लेनी है। जो ठंडी प्रवृत्ति की होती है सब्जियां, उनको भी आपको नहीं खाना चाहिए। जैसे सर्दी में ऐसी बहुत सारी सब्जियां भी होती है जिनकी तासीर ठंडी होती है, तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे फ्रूट भी होते हैं जिनकी की ठंडी तासीर होती है, तो ऐसे फ्रूट भी अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो कफ बलगम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे अमरूद होता है तो वो ठंड को एकदम से बढ़ा देता है सर्दी के अंदर, लेकिन आप उसे थोड़ा भून करके खा सकते हैं, जिससे आपका अस्थमा बिल्कुल क्योर भी हो जाए, और अस्थमा है तो कोई दिक्कत भी ना हो, तो आप उसे भून करके खा सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसे वेजिटेबल्स होती है, जैसे पालक हो गया तो ठंडी प्रवृत्ति की होती है, मेथी है तो वह भी ठंडी रहती है सर्दी के अंदर, गाजर है तो वह भी ठंडी रहती है, तो आप इनको बॉईल करके खा सकते हैं, जिससे कि आपकी ठंडक ना बैठे, आपको अस्थमा की दिक्कत ना हो। तो ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रूट है जिनकी तासीर ठंडी है, तो आपको देखना है। ऐसे में आपको दही का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है तो आपको दही, मैं कहती हूँ, बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि कई बार दही खाने से आपके वो बैक्टीरिया अंदर पनपने लगते हैं और आपकी सर्दी जो बैठी हुई होती है उसे क्योर नहीं होने देते, जिसके कारण आपको बार बार एलर्जी होती है, और ये एलर्जी अलग अलग तरह से होती है, जिसके कारण सांस ज्यादा फूलने लगती है, जुकाम ज्यादा होने लगता है, कफ ज्यादा जमने लगता है, फेफड़ों के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने लगता है। तो आप अगर अस्थमा के पेशेंट है तो आपको दही का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और ऑयली फूड और जंक फूड, पैकेट वाली चीजें जिसके अंदर बिल्कुल फाइबर नहीं है, ऐसी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। अब यहाँ पर अचार जो होता है बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है तो आपको अचार का प्रयोग भी नहीं करना है, चाहे वो कोई सा भी अचार क्यों ना हो। तो इस तरह से ज्यादा तेल नहीं खाना है, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, हो सके तो आपको अचार नहीं खाना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जिन चीजों से कफ बढ़ जाता है ऐसी चीजें भी नहीं खानी है। दूध एक ऐसी चीज होती है जिससे कफ
बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे अगर आप भैंस का दूध लेते हैं तो वह बिल्कुल भी नुकसान करता है, इससे कफ बलगम ज्यादा बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है। अगर आप दूध लेना भी चाहते हैं तो आप गाय का दूध ले सकते हैं, बकरी का दूध ले सकते हैं, बाकी आप दूध भी बिल्कुल अवॉइड करिए। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे कि कफ बढ़ने लगता है। जैसे आप एकदम से खाना खा रहे होते हैं और उसके बीच में अगर पानी पीते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कफ ज्यादा बढ़ने लगता है। अगर आपको डाइजेशन के इशू बहुत ज्यादा होते हैं और आप अगर कोई रेमेडी नहीं करते हैं तो कफ का दोष बढ़ सकता है। मौसम जैसे चेंज होता है तब आपको अलग अलग तरह की पानी बनाकर लेने से आपको अस्थमा की दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कफ अगर बढ़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, कफ को बढ़ने नहीं देना है। अगर कफ बढ़ेगा, अस्थमा की दिक्कत होगी, सांस फूलने लग जाएगी, दम घुटने लगता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें इग्नोर करनी होती है। ऐसे में अगर आप ड्राई फ्रूट भी ज्यादा खाते हैं तो आपको अस्थमा की दिक्कत हो सकती है। तो ड्राई फ्रूट भी अगर है तो उनको भी आपको ज्यादा नहीं खाना है। जिसके अंदर काजू तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर काजू ज्यादा खाते हैं तो फैट बढ़ाता है, सांस की तकलीफ को बढ़ाता है और आपके बहुत ज्यादा लंग्स को कमजोर कर देता है। तो आपको काजू का प्रयोग भी नहीं करना है। और वह चिकना भी होता है जो कि हमारे अंदर जाकर के ऐसे का ऐसे जमने लगता है। तो इसीलिए अगर हो सके तो अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो इन चीजों का सेवन ना करें। अब रेमेडी के तौर पे मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जो आपको पुराने से पुराना अस्थमा भी है तो वह क्योर होने लग जाए। यहाँ पर 2 उपाय है, दोनों ही उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगता है वो आप अपना सकते हैं। पहला उपाय है छोटी पीपल का। छोटी पीपल होती है जो हमारे लंग्स को पूरी तरह से डेटॉक्स करती है, हमारी एलर्जी को खत्म करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, हमारे गट के जितनी भी दिक्कतें होती है उसको क्योर करती है। आपको क्या करना है, ये थोड़ी गर्म भी रहती है तो सर्दी के मौसम में अगर इसका सेवन करें तो और भी ज्यादा फायदा पहुंचता है। आपको क्या करना है, एक छोटी पीपल लेनी है, उसके 3 हिस्से कर लेने और इसे लगातार 3 दिन तक इस रेमेडी को करना है। और उसके ऊपर आपको बहुत सारे परहेज करने होंगे, वह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने एक पीपल के 3 टुकड़े करे, पहला टुकड़ा जो आपने किया है उसे आप इस तरह से अच्छे से कच्चे दूध के अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और फिर बाद में उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और फिर इसे खा लीजिए, ऐसे ही पी लीजिए। जब आप इसको पिएंगे इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको अचार नहीं खाना है, ऑयली चीजें नहीं खानी है, कान को पूरा बंद करके रखना है, एकदम से हवा नहीं लगनी चाहिए, बाहर नहीं निकलना है, इस तरह का आपको परहेज करना होगा। तो ये उपाय जैसे आप करेंगे आपके लंग्स मजबूत होंगे, सांस की तकलीफ कम हो जाएगी, इनहेलर छूट जाएगा। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब इस उपाय को एक दिन जैसे कि आपने रात को सोते समय किया है तो दूसरे दिन भी रात को सोते समय में उसी समय पर करना है। 3 दिन तक लगातार इस उपाय को आप करेंगे, आपके अस्थमा की दिक्कत पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। और साथ में परहेज करने और गर्म पानी आप इसके ऊपर ले सकते हैं, बाकी आपको इसके ऊपर कुछ भी नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा उपाय है सोंठ का। अगर किसी को भी अस्थमा बिल्कुल क्योर नहीं हो रहा है तो आप सोंठ का प्रयोग भी कर सकते हैं। सोंठ को आप क्या कीजिए, थोड़ा सा लाकर उसका पाउडर बना लीजिए, जो अदरक का सूखा हुआ रूप होता है उसका पाउडर तैयार कर लेना है। आधा छोटा चम्मच आपको रात को सोते समय पर ऐसे ही फाकी लेनी है और उसके ऊपर आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी का मतलब गुनगुना पानी आपको उस पर लेना है। यह उपाय पे अगर आप लगातार 3 से 4 दिन करते हैं तो आपको फर्क महसूस होता है, यानी आपका इनहेलर छूटता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, एलर्जी खत्म होती है, कोल्ड कफ ठीक होता है, श्वास की जितनी भी दिक्कतें होती है वह क्योर होने लगती है। तो सोंठ की फाकी अगर रात को सोते समय पर भी ली जाए तो इससे भी श्वास संबंधी रोग नहीं होते हैं, अस्थमा क्योर होने लगता है। दोनों ही रेमेडी है, दोनों ही जबरदस्त काम करती है अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने में। तो ये आप कर सकते हैं। परहेज के तौर पे मैंने आपसे बताई है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको कि छोड़ना होता है। तला भुना, अचार, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और ये रेमेडी जब आप करते हैं तब तो आपको खास ध्यान रखना है परहेज करने का, तभी ये उपाय काम करते हैं। और हो सके तो दिन भर के अंदर आपको अगर अस्थमा के पेशेंट है तो सुबह भी आप गर्म पानी के साथ में दिन की शुरुआत कर सकते हैं। दिन में भी आप थोड़ा सा गर्म पानी ले सकते हैं। ये भी आपके लंग्स को पूरी तरह से साफ रखता है, डिटॉक्स करता रहता है, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं बढ़ता। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।